आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान की सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। तो आज तारीख हो गई 13 फरवरी। अच्छा सर, कल तो 14 फरवरी है, कल तो वैलेंटाइन डे का पूरा 7 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम का एंडिंग है। जो स्टूडेंट जितने लोग यहां पढ़ रहे हो, 13 फरवरी को भारत राष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट डे भी मनाया जाता है भारत के परिपक्ष में। कोई बता सकता है कि आज 13 फरवरी को भारत के परिपक्ष में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? नहीं ईमानदारी भैया, 14 फरवरी तो सबको याद है कि कल सुबह होते ही सर 14 फरवरी, ठीक है। कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं मतलब उस पे ऑफलाइन में। अच्छा, मम्मी कल एक्स्ट्रा क्लास है, देर से आएंगे। अच्छा, यहीं बगल में अतुल सर जी बैठे हैं, कहें सर कल इसमें से कई बहाने वहाने कर देते हैं कि कल एक्स्ट्रा क्लास है, कल हम देर से आएंगे घर पे। भैया सही है, ठीक है, उम्र है, समय है, लेकिन बड़ी विडंबना भी है कि जिस उम्र में दोस्ती यारी को भी महत्व देना चाहिए उसी उम्र में कंपटीशन की तैयारी को भी महत्व देना पड़ रहा है ओवरऑल। हाँ बिल्कुल, तुम लोग एकदम सही कहे। 13 फरवरी को हम लोग ये वैलेंटाइन डे का चक्कर छोड़ो, सरोजनी नायडू जी की याद में हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। तो जितनी हमारी स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट देख रही हैं, उन्हें सत सत नमन, उनके माताजी को नमन, उनके टच में हर फीमेल को नमन प्रणाम कि भैया आज राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे, वो सबको याद रहता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो बस सब ऑल इंडिया रेडियो हो जाता है। वैसे रेडियो मैंने क्यों बोला? क्योंकि विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। सब लोग याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी का आज जन्म दिवस है और इन्हीं के जन्म दिवस की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो भारत की सभी लड़कियों को हार्दिक बधाई आज के राष्ट्रीय महिला दिवस की। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखते हैं आज के सेशन में क्या है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अड्डा के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ दोस्त, अगर पॉसिबल है तो एक काम मेरे लिए जरूर करिएगा, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारे आपके बीच में कनेक्शन होता है कि भैया लेक्चर का टाइम हो गया, चलिए लेक्चर ले लेते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह रोज हमेशा की तरह रोज एक जो प्रक्रिया है कि तिरंगा आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई बात एमटीएस की है, हवलदार की है, वर्दी की है, इससे पहले जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल कोई भी हो, देश तो देश है। तो तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा। और फिर से 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बधाई दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, 100 लिखा है, लेकिन हम लोग टोटल आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 25 से 30। सभी क्वेश्चन को विस्तार से पढ़ा जाएगा, ठीक है, 25 से 30। तो आज तो इनको क्वेश्चन मार्क लगा दो कि भैया आज तो तुम्हारी बारी नहीं, ठीक है ना। 25 से 30 क्वेश्चन तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा। तो शुरुआत करें सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और उस क्वेश्चन का आंसर करेगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, आज सभी लोगों को Y182S ये कूपन कोड लगा करके ये किताब ऑफर में है, आप ले लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में कौन सा एक महाजनपद था? अब देखो, अगर हम लोग महाजनपद की बात करें तो महाजनपद की संख्या कितनी थी सर? 16। लेकिन अगर लल्ला आपसे पूछ दे कि जनपद की संख्या कितनी थी तो आप कहेंगे 80। इन 16 महाजनपद में एक महाजनपद बस ऐसा था जो दक्षिण भारत में था, दैट इज अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन हुआ करती थी। कुछ किताबों में पोटली लिखी हुई मिलेगी, कुछ किताबों में पोतन लिखी हुई मिलेगी। और यह भी आपको बता दूं, ये गोदावरी नदी के किनारे था, ठीक है ना। ये किस नदी के किनारे था? तो गोदावरी। बाकी के बाकी जितने हैं लल्ला
वो सब उत्तर भारत में है, सब उत्तर भारत में है। और जनपद की संख्या 80, महाजनपद की। अंगुत्तर निकाय नाम की किताब से इसका डिटेल मिलता है, ठीक है, सी ऑप्शन। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? सर, बांग्लादेश, जिसके साथ हम और भारत, मतलब भारत और बांग्लादेश बोंगो सागर नाम का सैन्य अभ्यास करता है। बोंगो सागर, बोंगो सागर सैन्य अभ्यास, जिस बांग्लादेश के साथ हम लोग मिताली एक्सप्रेस का परिवहन करते हैं। बांग्लादेश के साथ हम लोग बोंगो सागर के अलावा संप्रीति, ठीक है ना, संप्रीति नाम का आर्मी एक्सरसाइज भी करते हैं। मैत्री एक्सप्रेस भी चलाते हैं, ठीक है ना, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, और एक एक्सप्रेस और चलता है। बताओ बांग्लादेश के साथ तीसरा कौन सी ट्रेन चलती है? सर, बंधन एक्सप्रेस कर दें क्या? लीजिए भैया, ये लीजिए, आनंद लीजिए, बंधन एक्सप्रेस ये चलती है। और राइट आंसर इसका क्या है? बी ऑप्शन, याहिया खान, याहिया खान, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्या मैसेज भैया, जरा इसका देख लें। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां पे, अमेरिका में आयोजित धर्म संसद को किसने संबोधित किया था? बच्चा बच्चा जानता है कि अमेरिका में आयोजित धर्म संसद को स्वामी विवेकानंद जी ने संबोधित किया था। और इन्होंने ये धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था शिकागो में, ठीक है ना। ये कहां पे हुआ था? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था आपके। क्लियर है लल्ला? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम करने के लिए प्रसिद्ध हो गया है? ठीक है, किस राज्य का समुद्र तट? सर, वो भारत का उड़ीसा का समुद्र तट है, जो कछुओं के, टर्टल, रिडले कछुओं के टर्टल के विश्राम स्थल के रूप में जाना जा रहा है। उड़ीसा में ही आपके मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, उड़ीसा में ही घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, उड़ीसा में ही टर्टल प्रजनन केंद्र भी है। तो उड़ीसा से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। हाँ, आज बात सही है, आज सुबह एक क्लास मेरी नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा स्थायी पवनों का उदाहरण है? बताइएगा। परमानेंट विंड्स है इसमें से व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड परमानेंट है। आज का क्वेश्चन आसान नहीं है, ठीक है ना, आज का क्वेश्चन आसान नहीं है, इसको आपको आसान बनाना पड़ेगा। जनहित याचिका, जो पब्लिक जो इंटीग्रेशन लीग होता है, लिटिगेशन क्षमा करिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहां से शुरू हुआ था? ध्यान से सुनना। एक्चुअली PIL का जन्मदाता तो अमेरिका को कहा जाता है, लेकिन भारत में यह शुरू हुआ था लल्ला बिहार के भागलपुर से। बिहार के भागलपुर में एक वकील हुआ करती थी जिनका नाम था हिंगो रानी, ठीक है ना। हिंगो रानी ने बिहार के जेल में कुछ कैदी बंद थे, अगर उनको सजा भी होती तो कुछ साल की होती, और वो पिछले कई साल से बंद थे, विचाराधीन कैदी। हिंगो रानी ने उस समय जज हुआ करते थे PN भगवती जी। PN भगवती जी के सामने ये मुद्दा रखा, तो PN भगवती जी ने ये बात कहा, यार बात तो सही है, इतने मुकदमे रहते हैं कि क्या कहा जाए, ठीक है ना। तो बाद में PN भगवती जी ने इस पे बहुत कार्य किया, और इनको भारत में PIL का जन्मदाता भी कहा जाता है। USA को PIL का जन्मदाता विश्व में कहा जाता है। किस वकील का नाम जुड़ा हुआ है PIL के साथ? तो हिंगो रानी का नाम, ठीक है, हिंगो रानी का नाम जुड़ा हुआ है PIL के साथ। और आपको जज वगैरह से बता दूं, आज 4 हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर हुआ है, 4 हाई कोर्ट, और 2 जज सुप्रीम कोर्ट में नए नियुक्त हुए हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा 11 राज्य के राज्यपाल बदल गए हैं, 11 राज्य के राज्यपाल बदल गए हैं। ये सब कुछ कल आपको 8 बजे करंट अफेयर में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 11 के बदले हैं, 13 के नहीं, एक लिख रहा है 13 के। कल सुबह 8 बजे आना, उस पर बात हो जाएगी। अगला, तो इसका सी ऑप्शन, निम्न में से कौन भारत की मुद्रा है? सर, सभी को पता है भारत की मुद्रा रुपया है। रुपये को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम है उदय कुमार। रुपये के चिन्ह को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम है उदय कुमार, जो कि IIT बॉम्बे, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे के संबंधित व्यक्ति रहे हैं। क्लियर है? रुपए का चिन्ह। अगला क्वेश्चन,
भारत सरकार ने कन्या विद्यालयों के लिए एक नवीन योजना चालू की है। इस योजना का नाम क्या है? एक बात समझ लो, जैसे आज का सेशन है ना, अपने आप में जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है, एग्जाम नजदीक आता जा रहा है लल्ला, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, धन लक्ष्मी योजना। अगर यही कर देता लाडली लक्ष्मी योजना, तो लाडली लक्ष्मी योजना हाल ही में 2.0 लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी की राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? बताना सोच समझ करके बताओ भैया सभी लोग। और यार भैया एक बार आपको और बता दे, सब लोग लाइक तो करते चलो, और जितने लोग बुक के बारे में कमेंट कर रहे हो, जितने लोग भी, लल्ला बुक आपके पास 14 फरवरी मतलब कल से भेजी जानी शुरू की जाएंगी। तो आने वाले 7-8 दिन के बाद, भाई कल से तो शुरू होंगी, आपके पास आपकी बुक पहुंच जाएगी। और इसका राइट आंसर होगा कुषाण डायनेस्टी। कुषाण वंश वाले, देखो ये भारत का अगर ऐसे मैप बना लें, यहां पे लल्ला दिल्ली कर लें, यहां पे आपके चीन वगैरह इधर हम लोग कर दें इधर, तो कुषाण वंश वालों ने एक अपनी राजधानी सिंध के पास पुरुषपुर में बनाई थी, पुरुषपुर में, और एक ये सब अपनी राजधानी मथुरा में, दिल्ली के पास मथुरा में बनाए थे। ठीक है ना, मथुरा में इनकी 2-2 राजधानियां थी, और भारत के बाहर तक इस रास्ते से होते हुए चाइना तक ये सब फैले हुए थे। और इसी रूट को सिल्क रूट कहा जाता था, सिल्क रूट। और इस रूट पे कब्जा किसका था? तो कुषाण वंश वालों का। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संक्षिप्त पीएसएलवी का रूप क्या है? अब याद रखिए, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन जो लड़के लड़कियां मेरे करंट अफेयर की बुक को बुक कह रहा हूं, क्लास को रेगुलर देखते होंगे, उनको एक बात पता होगा। क्या पता होगा सर? कि भैया ये पीएसएलवी में एक नया वर्ड जुड़ गया है, एन। ये एन क्या जुड़ा है? अब जो भी लॉन्च होगा उसमें एनएसएलवी ऐसे जुड़ा रहेगा। एन का यहां मतलब है नेक्स्ट जेनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझ रहे हो ना? अब नया वर्ड भारत सरकार ने जोड़ दिया है, पी की एन वर्ड जोड़ दिया है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है? सर, बाय हुम इज द ब्लड फॉर्म्ड इन एन एडल्ट? सर सभी को पता है, अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। ठीक है ना सर। आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को सर हम लोग क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? सर आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है ना, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। और अगर बात करें हृदय की, अच्छा कोई बता सकता है? आज तो भैया बड़ा विशेष दिन है, बताइए जरा, हृदय की आवाज कैसी होती है? सर बड़ी दर्द भरी होती है। ठीक है ना, बड़ी दर्द भरी होती है। कल तो 14 फरवरी है सर, कोई एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है कि मोहल्ले में जाके घर पे झूठ बोल के निकल लें। कल मेरी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, कल मैं थोड़ा देर से आऊंगा। ऐसा मत करना। अगर मेरी बात आपके मम्मी पापा सुन रहे हो तो अंकल आंटी, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास किसी मोहल्ले में, किसी कोचिंग का कुछ नहीं है। सब खाली घूमेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, पैसा घर का खर्च होगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये बताओ हृदय की आवाज। सर हृदय की आवाज तो यही है कि कल एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन लब डब होती है। ठीक है ना, हृदय की आवाज लब डब होती है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है ना, हृदय की आवाज लब डब होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी? सर पान चाय कर लिया जाए, कर लो भैया। पान और चाय खा के कनिष्क हार गए थे, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, इसलिए इसमें बात नहीं। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? सर ऊतक विज्ञान में ए ऑप्शन, ऊतकों का अध्ययन होता है। टिश्यू में टिश्यू। अगला, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने ह्यूरो को पराजित किया था? ये गुप्त वंश वाले बड़े खतरनाक थे। ये जो अवतारवाद का सिद्धांत है, मंदिर बनाने की कला है, सब गुप्त वंश के समय। और तुमको यह भी बता दे कि गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर भीतरी स्तंभ लेख है। राइट आंसर क्या है? भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? सर वो अल्फा बीटा गामा, ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने,
पर प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, अल्फा बीटा गामा। तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है, और अल्फा बीटा गामा की यदि बात करें तो अल्फा और बीटा की खोज अनरेस्ट रदरफोर्ड ने ही की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? अगर न पढ़ा होता तो हम लोग के 4 क्वेश्चन न बने होते, इसको क्या जरूरत थी पढ़ने की? यहां पे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछेगा कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम खोजा किसने? ठीक है ना, एक ये भी क्वेश्चन बनेगा, खोजा किसने? खोजा किसने? तो याद रखना टी पाथेंद्रलर। ठीक है ना, इसको यार स्क्रीनशॉट या जो भी करके रखना हो आप रख लो, टी पाथेंद्रलर ने। और पढ़ा किसने? तो एक अंग्रेज था 1837 ईस्वी में, इसका नाम था लल्ला जेम्स प्रिंसेप, इसने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों की बात करो तो ये 4 लैंग्वेज में आपको मिलती है, ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, ठीक है ना, खरोष्ठी में, ग्रीक में, और एक आपको मिलेगी लल्ला अरमाइक में, अरमाइक में। और अशोक के अगर शिलालेखों की बात करो तो ये 3 प्रकार के हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है ना, ये आपके रॉक एडिक्ट है जिसको आप कहते हो लल्ला शिलालेख, ये आपके स्तंभ लेख है जो बड़े बड़े उस पे लिखा गया, क्या कहते हैं, पिलर्स पे, खंभे टाइप पे, और ये गुफा जिसमें शेर, चीता, हाथी नहीं रहते हैं, उसी को कहा गया गुहालेख। तो अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं, शिलालेख या फिर रॉक एडिक्ट, स्तंभ लेख या फिर पिलर एडिक्ट, गुहालेख या फिर केव एडिक्ट। और इन तीनों लेखों को लिखने में अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया। एक बात स्पेशल याद रखना कि पिलर एडिक्ट को लिखने में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो सी ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बताइएगा, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ठीक है ना, बिल्कुल। और सभी मेरे स्टूडेंट को याद होगा कि कल हम लोगों के लिए एक बड़ा दुखद दिन भी है। अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालें तो याद आ जाएगा कि कल का दिन भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा दुखी दिनों में से एक बीता था, जब लगभग ऑलमोस्ट पूरा भारत रोया था वो दृश्य देख करके। तो इसलिए ऐसी दुर्घटनाएं कभी दोबारा ना हो, कल सुबह उठ के भगवान से प्रे करना, समझ रहे हो ना? तो बताओ किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बी ऑप्शन बिंदुसार। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपके मेगस्थनीज आया था, ये याद रखना। बिंदुसार में डायमेकस, अशोक में डियानीसियस, ठीक है ना, डियानीसियस आया था लल्ला। ठीक है ना, अशोक में डियानीसियस आया था, ये बात आप याद रखना। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? बताइएगा, निम्न में से किस दर्शन का मत है? बताओ भैया। ठीक है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? ठीक है, वेद। देखो, जो लोग भी भैया इस किताब की बात कर रहे हो करेंट अफेयर वाली, ये कल 14 फरवरी से भेजी जानी शुरू होगी और उसके 5, 7, 8 दिन बाद आपको मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 20 जनवरी फरवरी के बाद सभी के हाथ में ये बुक पहुंचेगी। ठीक है ना, वेद शाश्वत हैं, ये आपके मीमांसा में लिखा गया है। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं को एक समूह को किसी सामान्य विशेष पर विचार का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? सर, उसे हम कहते हैं यूजनेट। यूजनेट क्या है? यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यूज हुआ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर के लिए लगाए जाते हैं, बताइए। जो मल्टीमीडिया डिवाइस आर इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर फॉर, सर मल्टीमीडिया को लगाया जाता है मनोरंजन के लिए। भाई मैथमेटिकल के लिए तो ALU लगाया जाता है, नहीं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये लगाया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, मैकेनिकल रीजनरेशन के लिए अलग। मल्टीमीडिया मतलब होता है मनोरंजन, सही बात नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करो।
भैया ये मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, कि सर बुक के लिए तो लल्ला मैं पहले ही कह रहा हूं कि 20 तारीख के बाद आप तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी और 14 से भेजी जा रही। सल्तनत प्रशासन में कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? सर कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। यही नहीं, ये 2 प्रकार के एग्रीकल्चर लोन भी देता था मोहम्मद बिन तुगलक। एक लोन को कहा जाता था लल्ला सोनधार नाम का, और एक लोन को कहा जाता था तकावी। और ये जो फिरोज तुगलक था, ठीक है ना, ये जो फिरोज तुगलक था, ये सिंचाई कर हक ए सर्व, किसानों पे सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक, नहर निर्माण करवाने वाला पहला शासक गाजी मलिक या गाजी गयासुद्दीन तुगलक था। और आपको बता दें, ये जो था बाजार नियंत्रण के लिए बहुत फेमस था। आपके कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज मार्केट कंट्रोल। तो इसमें जितने राजा लिखे हैं शासक, सब के सब कुछ न कुछ पहला करने के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पहचानिए, बताओ। देखिए सर, तिनकठिया प्रथा बिहार चंपारण में हुआ था, यही ना नील की खेती थी 1917 ईस्वी में गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जी ने मिलकर किया था। कॉमिटिया प्रथा, सर ये भी सर एकदम इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना, आई डिडंट रॉन्ग, सब सही है। ददनी प्रथा अग्रिम संविदा, पहले ही दे देना पड़ता था पैसा, वो था। कॉमटिया प्रथा, गांधी जी ने इसके खिलाफ बहुत आवाज उठाया था बिहार और उड़ीसा में। तो सब सही है, उपयुक्त में से कोई गलत है ही नहीं। हर पद्धति अपने चीजों से मैच्ड है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो तुम लोग एक समस्या मेरी देखना, आने वाले समय में अब 5-7 दिन तक सब, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह किताब 14 फरवरी से अभी भेजी जानी शुरू की जाएगी, किसी को अभी तक भेजी नहीं गई है। उसके 7 से 8 दिन बाद आपको यह बुक मिलेगी, तो अभी ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बुक आपको 14 फरवरी को जानी शुरू होगी लल्ला, और 20-22 फरवरी तक मिलेगी, ठीक है ना। CR फार्मूले का प्रतिपादन किसने किया? सर CR दास। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। उसके अलावा CR दास ने सर 1921 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। CR दास ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, जो सितंबर 1920 में आया था, उसको खारिज भी किया था, उसका विरोध भी किया था कि नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं होना चाहिए। यह बात आप जानिएगा, CR दास का मूड नहीं था कि वो कुछ ऐसा करें। और CR फार्मूला ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CR फार्मूला, ठीक है ना। और मैं ये बात कर रहा हूं CR दास की, ये 2 अलग अलग बातें हैं। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944-45 में आया था, और मैं ये दोनों जो बातें बताया हूं ये CR दास की बताया हूं। क्लियर है ना। तो 2 अलग अलग बातें हैं, ये बात याद रखिएगा। अगला, रिफ्ट घाटी निम्न में से किसका परिणाम है? आज के क्वेश्चन देखो, सिंपल बॉय लिख रहे हैं सर इलायची वाली चाय लाए हैं। भैया देखो, आज इलायची वाली चाय लाओ, ठीक है। हाँ यार, मुझे ना इलायची वाली ही चाय पसंद है, अच्छी लगती है, तो लगती है ये सभी। अगला, फीफा विनियमों के अनुसार, अब ये क्वेश्चन फीफा खूब देखे ना, वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना है, उप विजेता फ्रांस है, 2018 वाले का वो है। अर्जेंटीना ग्रुप सी का सदस्य है, फ्रांस ग्रुप डी का सदस्य है। सर ये 32 टीमें भाग ली थी, 8 ग्रुप बना था, यूएई में हुआ था, सब आपको रट गया। ये देखो, मैं कहता हूं ना, जीएस का कोई भी भगवान नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो लड़का लड़की ठीक से पढ़ ले इस भाव बंधन को पार नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना। तो सर जिनके बीच की अवधि होती है 15 मिनट, जो लोग फीफा फुटबॉल विश्व कप देखे होंगे वो इसको अच्छे से जान रहे होंगे कि सर 15 मिनट का गैप होता था। फाइनल वाला तो हम भी बड़े ध्यान से देखे। अगला, चतुर्थ स्तंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लल्ला। चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से इंगित करने के लिए है, बताइएगा। निम्न में से क्या इंगित करने के लिए है, बताइए। सर चतुर्थ पद का प्रयोग है प्रेस तथा समाचार पत्र। प्रेस की स्वतंत्रता 21A या 19A, बताओ जरा, 21A या 19(1)A किसमें है प्रेस की स्वतंत्रता हमारे संविधान के, बताइए।
कमेंट करिए, कमेंट करिए क्या होगा। अच्छा खैर करिएगा, मैं आपके कमेंट देखूंगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? देखो कांग्रेस के भी कई बार विभाजन हुए हैं। हम लोग तो सर वो 1907 वाला हम लोग को याद है, गरम दल नरम दल। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत के दो इतिहास हैं अगर मॉडर्न को ही बांट दो तो। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 ईस्वी में। वो इंदिरा गांधी जी आ गई थी, एक कांग्रेस थी, एक कांग्रेस आई बनी थी। तो जो वर्तमान वाली है वो कांग्रेस आई है। कहने वाले कहते थे उसमें आई का मतलब इंडिया नहीं, आई का मतलब इंदिरा है, ठीक है ना। कांग्रेस जो बटी थी उसमें एक था कांग्रेस आई, ये तो इंदिरा गांधी ने बांटा था। तो लोग कहते थे अरे इंदिरा आयरन लेडी है, वो अपने नाम पे कांग्रेस को चलाने की जिद पे अड़ गई थी। तो वो एक कांग्रेस अलग हो गई और एक कांग्रेस बनी कांग्रेस आई। हालांकि उस समय की कांग्रेस पार्टी ने जो आई का डिफिनेशन दिया वो इंडिया से दिया, और जो उनके समर्थक थे या विरोधी भी थे वो कहते थे हा कांग्रेस मतलब इंदिरा। पॉइंट है। अब कितना सच था कितना झूठ उस समय तो हम आप थे ही नहीं, लेकिन किताबें तो थी, जानकारी तो थी, तो उसके आधार पे ये सब बातें हैं, ठीक है ना, उसके आधार पे ये सब बातें हैं। अगला क्वेश्चन, घड़ी बनाने वाली कंपनी है एचएमटी की स्थापना किसके? अच्छा दिल से बताओ, तुम लोग में से कितने लोग घड़ी लगाने के शौकीन हो? तुम लोगों में से कितने लोग घड़ी लगाने का शौकीन हो? बताइए। आज मैंने देखा कि दो चार स्टूडेंट हैं मेरे पास, आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर आए जो अभी हुआ था ना, उसके कुछ क्वेश्चन उन लोग को याद रहे होंगे। अभी देखो एक दो लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो वो लोग कहे कि सर करंट अफेयर में बहुत फायदा मिला आपके बीपीएससी के क्वेश्चन से जो आपने पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो वो देखेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और इसका क्या आंसर होगा? हाँ एचएमटी, डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड की है, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड। एचएमटी कहाँ की है लल्ला? तो एचएमटी है स्विट्जरलैंड की, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड की है एचएमटी, ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपए को व्यापार एवं चालू खाते में कब पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया है? बताइएगा। अब देखो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपको लगेगा कि टफ है, ठीक है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। जितना जीएस और इंग्लिश पढ़ोगे उतना ही एमटीएस के करीब पहुंच जाओगे। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, वर्ष 1994। अगला, प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल किस देश से है? मतलब किस देश ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इज फ्रॉम विच कंट्री? कौन देश जीत के ले गया था? अब इसको क्या कहोगे, क्या कहोगे इसको? अरे सर पहला जीता था अमेरिका ने। इस ससुरे हर जगह अपना दबदबा बनाए हुए, मानते हो कि नहीं कि सर इनका दबदबा हर जगह मौजूद है। अगला, लाल बहादुर शास्त्री जिनको शांति पुरुष भी कहा जाता है, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे स्थित है? बताइएगा लल्ला, जुड़िएगा सभी लोग। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर स्थित है? सोच समझ के बताओ। नेशनल। अच्छा मैं कल के लिए आपको बता दूं, कल सुबह 8 बजे का लेक्चर कोई स्टूडेंट मत छोड़ना, और मैं यहां वादा करने को तैयार हूं कल आपका 1 नंबर 1 घंटे में तय हो जाएगा। सर क्यों? कल के करंट अफेयर में आप ऐसा क्या पढ़ाओगे कि आप चैलेंज के साथ कह रहे हो 1 नंबर मिलेगा? ये तो आप 1 मिनट मेरी बात सुन लो, ये तो आप मानते होगे ना कि राज्यपाल जरूर पूछता है पेपर में। कल मैं आपको 11 राज्यों के राज्यपाल हाल फिलहाल में बदल गए हैं, इनके बारे में डिटेल में करंट अफेयर में कराने वाला हूं। साथ ही साथ 4 राज्यों के चीफ जस्टिस भी बदले हैं और सुप्रीम कोर्ट में 2 जज भी नए नियुक्त हुए हैं। तो अब आप सच, अच्छा दिल से बताओ, इन 11 राज्यपालों में से तुम एमटीएस दो या सीएचएसएल देने वाले हो या सीजीएल, पूछने की संभावना है कि नहीं है ना? तो वो और एक चीज बताता हूं, इस किताब में भी मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल दिए हैं, लेकिन जब आपके पास घर पहुंचे तो इन 11 राज्यों वाला पेन से काट करके अपडेट कर लेना, ठीक है ना, पेन से काट करके अपडेट कर लेना। और इस क्वेश्चन का तो इसलिए भाई 1 नंबर का सवाल है, कल सुबह जरूर रहना, और इसका राइट आंसर है मसूरी। मसूरी इज द राइट आंसर। अगला, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? बताइएगा, जेनेटिक खोज की खोज किसने की थी? लल्ला जेनेटिक मोर, एक दोस्त कह रहे हैं कि सर मैंने पेमेंट कर दिया और कोई रिस्पांस। लल्ला
आ जाएगा। अगर पेमेंट सक्सेसफुल है तो बुक पहुंच जाएगी, अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा तो आपका पैसा आपको 90-100 रुपए जो है वो रिटर्न हो जाएगा, परेशान मत हो। जेनेटिक कोड, सर जेनेटिक कोड की खोज हर गोविंद खुराना जी ने की थी। H.G. खुराना का मतलब हर गोविंद खुराना। अगला, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र के साथ हुआ? देखिए सर, अगर भगवान गौतम बुद्ध की बात की जाए, भगवान बुद्ध, तो इनके मृत्यु को, स्तूप से घर छोड़ने की प्रक्रिया को आप कहते हैं कि वो टर्निंग व्हील, नॉलेज व्हील टर्निंग ऑन, धर्मचक्र परिवर्तन उससे, और घर छोड़ने की प्रक्रिया को घोड़े से दर्शाया गया है, जन्म को कमल से दर्शाया गया है, युवा अवस्था को बुल, वृषभ या सांड से दर्शाया गया है, ठीक है ना, ज्ञान को बोधि वृक्ष से दर्शाया गया है, और इनके पहले उपदेश को मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है। महाभिनिष्क्रमण इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अरे नहीं, महाभिनिष्क्रमण और धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश है, उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रवेश है। महाभिनिष्क्रमण, हाँ, इनका जो घर छोड़ने का प्रक्रिया है, ठीक है ना, और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण, हाँ मैं इसी में अभी कंफ्यूज हो रहा था कि इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अच्छा, मान लो अभी पढ़ाते पढ़ाते मान लो हम गड़बड़ हो गया होता, हम ध्यान 4 ठो आज के कमेंट बॉक्स में लिख देते, मास्टर तुझे पढ़ाने नहीं आता है, हाय हाय मास्टर साहब, हाय हाय। अरे बाप रे बाप, पूरा फील होता कि विधायकी तो हम ही लड़ लिए, बाकी तो सब ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे कमेंट में भी बहुत मजा आ जाता है, सर आप साइंस क्यों नहीं पढ़ाते? लल्ला, अड्डा के वेबसाइट पे जाके, अड्डा के ऐप पे जाके देखना, मैं पिछले 2 साल खूब साइंस पढ़ाया हूं, लेकिन अब हमारी टीम में आरती मैम मौजूद हैं, वो साइंस पढ़ा रही हैं, तो आप लोग पढ़िए, सभी लोग, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ठीक है ना, कुषाण शासक, अरे कनिष्क कनिष्क कनिष्क, डी ऑप्शन 78 AD में। अच्छा, कनिष्क कुछ ज्यादा परेशान किए रहता है ना, इसका व्यवस्था बड़ा लल्लन टॉप टाइप का है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? बताइएगा भैया, वर्ण व्यवस्था के रक्षक कहे जाते हैं ये आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी, जबकि पुष्यमित्र, ये जो शुंग वंश है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में याद रखना लल्ला, पूछता है प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा है, ठीक है ना, प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा है, और प्रथम ब्राह्मण वंश यही शुंग हैं। मुझे कई बार ब्राह्मणों पे बड़ी दया सी आती है, रीजन है वो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो ब्राह्मण कोई जाति थी नहीं, ब्राह्मण किताबों को कहा जाता था, वेदों को समझने के लिए जो ग्रंथों की रचना की गई उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। लोग पहले समझ, अच्छा वही पंडित जी थे, नहीं नहीं नहीं, वो पंडित जी नहीं। बेचारे ब्राह्मण कभी भारत पे शासन किए नहीं, ये पहला वंश था जिसने भारत पे शासन किया, और जातिवाद के लिए इनको दोषी ठहरा दिया जाता है, जबकि आपको अच्छे से पता होगा इस 100-150 साल शासन किए, भारत पे 712 के अटैक, या यूं कह लो 1026 से, जब से ये जाटों के विरुद्ध उसका अटैक था, या ये भी छोड़ो 1206 से लेकर के 1857 तक मुगलों ने और सल्तनत काल वालों ने शासन किया। 1600 से छिटपुट करके 1947 तक अंग्रेजों ने शासन किया। उसके पहले नंद, पाल, मौर्य और शुंग, कुषाण, कनिष्क 36 लोग शासन किए। जो लोग भारत पे शासन किए हजारों साल, उनको लोग नहीं कहते कि ये भारत के बर्बादी के लिए या किसी चीज के लिए जिम्मेदार हैं। जो 100 वर्ष शासन किया और उस समय अश्वमेध यज्ञ करा के 1-2 काम किया, वो जिम्मेदार है, और जो 2-2 हजार साल शासन किए वो नहीं। तो मुझे लगता है क्या सब पगलाते रहते हैं यार, कभी इतिहास को ध्यान से उठा के पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये तो शासन किए ही नहीं है। शासन 800 साल मुगल किए और उनके साथ सल्तनत वाले किए, 300 साल अंग्रेज किए, बिल्डिंग तोड़े अंग्रेज, जूता कोड़ा मारे अंग्रेज, बर्बाद किए पंडित जी। तो ये जो एक वो धारणा बनी हुई है ना, वो पढ़ने से दूर होगी। चाचा मौसी से सुन लेने से या एक यूट्यूब पे 2 मिनट का वीडियो सुन लेने से धारणाएं नहीं बदलती हैं, पढ़ना पड़ता है। तो अपने देश के लिगेसी पे, इतिहास पे कमेंट करने से पहले पढ़ना जरूरी है। अपने आत्मा पे हाथ रख के बोल दे, जान लेना जो मैंने पहली लाइन कही थी कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं थे। वेदों को समझने के लिए जिन किताबों की, आपके लैंग्वेज में बता दूं, रचना की गई, उनको पहले ब्राह्मण कहा जाता था। नाम के लिए बता दूं, ऐतरेय, कौस्तकीय, जैमिनीय, तांडय, ये सब ब्राह्मणों के नाम थे, लेकिन व्यक्ति नहीं, किताब लल्ला, किताब। ठीक है, खैर हो गया, अब तो जो है सो है।
मतलब मुझे लगता है ना यार, जो दोषी नहीं है उसको दोषी ठहरा दो, तो मुझे लगता है सब फर्जी टाइप की बात है। चलो अगला, जो एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है, एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, बताओ इसका क्या आंसर होगा। एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है, एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग। पवन पुत्र हनुमान नहीं लल्ला, वो जो चलने लगी है हवाएं, आवाज हमको बुलाए, जो 36 ठो गाना, एक बड़ा अच्छा गाना भी आया था बीच में। हड़प्पन संस्कृति के कठिन आ गया, बस कठिन क्वेश्चन थोड़ी किया जाता है, करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, समझ रहे हो ना। हालांकि कोटत जी होता, आधा त रहता है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भाग, यही इस बार पूछेगा। काहे गुरुजी, कौन सी गारंटी है कि ये पूछेगा? नहीं पूछा तो आम का अचार, लेकिन पूछेगा यही क्योंकि ये करेगा अत्याचार। रीजन, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। तो अब यहीं से नेवले की मूर्ति, सांप नेवला समझते हो ना, नेवला की मूर्ति यहीं से मिली थी, धौलावीरा से। स्टेडियम, खेल का मैदान लल्ला, यहीं से मिला था। 3 भाग में विभक्त यही था। और वो शहर बताओ जो 7 बार बना, 7 बार बर्बाद हुआ, हड़प्पा सभ्यता का वो शहर। अरे गुरुजी, वो तो आपका वो उसको सिंधु का बाग है। अब ये क्या नया गेम आप खेल गए, सिंधु का बाग? अच्छा चलो, वो तो माउंट ऑफ डेड है, ये क्या गेम खेल गए? अरे वो तो मोहनजोदड़ो है। तो सीधे नहीं कह सकते थे मोहनजोदड़ो 7 बार बना, 7 बार बर्बाद हुआ, लेकिन उसको गार्डन ऑफ सिंधु भी कहा जाता है। राइट आंसर धौलावीरा। क्लियर है? हाँ, टाइम हो ही गया है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे? एक लिख रहा है सर आज बस आज के लिए इतना है। तुमने कहा टाइम हो ही गया है तुम्हारे सोने का। अच्छा, गाँव में हम लोग बड़ा टाइम से सो जाते हैं ना। मुझे आज भी अपना बचपना याद है, दादी के गांव में 8 साढ़े 8 बजे तक ज़्यादा दूर गांव में कुत्ता रोता था, उसकी भी आवाज अपने तक आती थी। पता चल जाता था कि जो खेत के 3 खेत दूर वहां कुत्ता रो रहा है, आज आ रही है आवाज उसकी। और दादा नाना लोग, अच्छा तुम लोग क्या ऐसा होता था कि नहीं, जैसे दादा नाना जी के यहाँ लेट जाओ, सो जाओ उनके बगल में, भूतों की कहानी, उनके खेत पे भूत पानी चढ़ाता था खेत में। हमारे नाना भी, अब अगर हमको सुन रहे हो तो कहेंगे, बताते थे कि एक बार वो भी पानी फेंक रहे थे, भूत भी पानी फेंक रहा था। अब हम जाके उनसे पूछते हैं कि नाना जी, जो आप कहानी सुनाते थे कि हम 3 बजे भोर में खेत पे गए, देखे एक आदमी ऐसे करके बैठा है, हम पूछे क्यों बैठे हो? कहे आओ दया तुम्हारे खेत में पानी फेंक देते हैं। फिर हम दोनों पानी फेंक रहे थे, हम थक गए, वो थक ही नहीं रहा है, और जब 6 साढ़े 6 बजा अचानक गायब। हम समझ गए तो भूत था। अब पूछते हैं ना तो मुस्कुराते हैं, कहते हैं उस समय तुम लोग दूध पीते नहीं थे, तो यही सब कहानी सुना के तुम लोग को दूध पिलवाया करते थे। समझ रहे हो? यही से है व्यवस्था। एक को तुम लोग को मजेदार बात और भी है, ऐसी कहानी देखो, सब कह रहे हैं कि यस सर ऐसा भूत है गांव में, रहता है, होता है भूत होता है। मतलब कौन सा? मनगढ़ंत वाला। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम कहां मिलता है सर? आयुर्वेद सर डी ऑप्शन, अथर्ववेद में। अथर्ववेद, इसको आप लोग लल्ला ब्रह्मवेद भी कहते हो। क्या कहते हो? ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हो। इसको लल्ला आप लोग श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। इसको श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, ब्लैक वेद भी कहा जाता है, काले जादू टोना का वेद भी। अच्छा, कल तो काले जादू टोना का भी वेद है ना? नहीं, कल 14 फरवरी एकदम जादू टोना चलता रहेगा, एक्स्ट्रा क्लास लगता रहेगा, लोग पिज्जा और क्या क्या खाने के खाना रहेगा, रेस्टोरेंट में खाना, घर में कल एक्स्ट्रा क्लास है 2 ठो, बढ़वा दीजिएगा। रात में घर पे आकर कहेंगे आज हम खाना नहीं खाएंगे, पेट भरा भरा सा लग रहा है। हाँ, अपना 800-1000 रुपया खर्च होगा और का, समझो। कहीं जाना मत, कल ब्लैक डे है, पुलवामा अटैक है, अपने देश के शहीदों को याद करो, समझ रहे हो। 14 फरवरी मत मनाओ, कल बहुत गलत भारतीय इतिहास में हुआ था। खैर, ये 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब बड़े आराम से पढ़ा जाएगा यार, ठीक है ना, बड़े आराम से पढ़ा जाएगा। और एक चीज ये भी है कि भैया वैलेंटाइन डे है, कल तो है ही, तो थोड़ा सा ऑफर वगैरह चल रहा था डबल वैलिडिटी का, उसका ध्यान दोगे। इस किताब के बारे में आपको बता दे लल्ला कि ये जो किताब है ये Y182S इस कूपन कोड से आपको मात्र 90-92 रुपए में मिल जाएगी। 14 फरवरी से ये भेजी जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और जिन दोस्तों को लल्ला MTS की किताब चाहिए, MTS की, वो लोग भी लल्ला क्या करेंगे, इसी कोड से, इस कोड से ये किताब भी मिल जाएगी और इस कोड से ये किताब भी मिल जाएगी, दोनों, ठीक है ना। जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
तो आप कहोगे सर क्या है, आज भैया डबल वैलिडिटी ऑन हो गई है। और मेरी बात को 5 मिनट ध्यान से सुन लो, बाकी आपकी इच्छा आपकी मर्जी, ठीक है। ये देखो, आज अड्डा स्टोर के अगर आप ऊपर जाते हैं, पहली लिंक को क्लिक करते हैं और ये गोल गोल घूम जाए, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, एसएससी पे जाइएगा, एसएससी एमटीएस पे। आपके लिए आज 13 तारीख की शाम से एमटीएस का डबल वैलिडिटी ऑन है महापैक पे। मतलब लल्ला, अगर आज आप डबल वैलिडिटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये फायदा मिल जाएगा। अभी भी 17 फरवरी नहीं आया है। आज अगर आप लेंगे तो 12 + 12 माह आपको मिलेगा इस पे फ्री। याद रखिएगा, इसमें आपको करीब 4448 वीडियो हैं, ठीक है ना, 4448 वीडियो इसमें मौजूद हैं। 239 टेस्ट सीरीज हैं, 239 इसमें टेस्ट सीरीज मौजूद हैं लल्ला। और 500 आवर की आपके लिए क्लासेस मौजूद हैं, 500 आवर की क्लासेस मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बताऊं मैं, 200 से ज्यादा ई बुक्स मौजूद हैं, 200 से ज्यादा ई बुक मौजूद है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमटीएस का फॉर्म अभी तो इसका एग्जाम 17 अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा। जून में दोबारा वैकेंसी आ रही है। मेरी बात मान लो, इसको ले करके रख लो। और इसमें 2 सब्जेक्ट जीएस और इंग्लिश की धूम है। जीएस के लिए मैं आपके लिए यहां पे मौजूद हूं, ठीक है ना। जीएस के लिए मैं आपके लिए मौजूद हूं। और वो वॉइस रोक लीजिएगा। जीएस के लिए, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं, पवन सर, नवदीप सर, आरती मैम, साहिल सर, सभी पूरी टीम जीएस के। देखो, कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, टीम में बहुत पावर होती है। और एसएससी अड्डा की पूरी टीम, अतुल सर से लेके अक्षय सर, पवन सर से लेके मैं, आरती मैम से लेके स्वाति मैम, प्रतिभा मैम से लेके नीलम मैम, नवदीप सर से लेके साहिल सर, सब जुट चुके हैं। चाहे वो बात भृगु सर की जाए, सब जुट चुके हैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात लल्ला, आज डबल वैलिडिटी है। डबल वैलिडिटी का फायदा उठाओ और सिलेक्शन लो। मैं आपको एक बात और बताऊं, 10 तारीख से इसमें एक बैच शुरू हुआ है और आज आपके 13 फरवरी है। दोनों रिकॉर्डेड आपको क्लास मिल जाएंगी। 27 फरवरी से इसमें एक और बैच शुरू हो रहा है, वो भी मिल जाएगा। 60-70 दिन जम के मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। 60-70 दिन गलती से ना हुआ तो सर डबल वैलिडिटी है। जून में जो हजारों में फिर वैकेंसी आ रही है एमटीएस की, आपका इसी में कवर हो जाएगा। मेहनत जीवन में एक बार करना पड़ेगा। 4 दिन आपके 72 से 90 घंटे आपके पास और अवेलेबल हैं एमटीएस का फॉर्म भरने के लिए। एमटीएस का फॉर्म भर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए पढ़ करके। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिए सिलेक्शन हो गया, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जीएस की गारंटी मैं लेता हूं, मेरी टीम लेती है, मेरी एसएससी अड्डा परिवार लेती है कि जिस तरीके से हम कहेंगे वैसे मेहनत कर लिए तो लिख के दे दो कि आपका नैया पार है। लेकिन इन सभी को आज डबल वैलिडिटी है, तो इन सभी को लेने के लिए आपको जो कूपन कोड उपयोग करना होगा Y182, ये कूपन कोड है। तो मुझे सूचना मिलेगी कि यस, मेरे इस स्टूडेंट ने अड्डा के ऊपर भरोसा करके, हमारे ऊपर भरोसा करके जुड़ गया है। यही एकमात्र कूपन कोड है लल्ला जो मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा ये होगा वो होगा। अगर मेहनत करोगे, इस टेस्ट पैक के साथ जुड़ोगे, तो मैं लिख करके देता हूं सिलेक्शन होगा। हां, अधिक से अधिक ये हो सकता है कि 1-2 नंबर से हम बाय द वे चूक जाएं, तो सर जून में फिर वैकेंसी आ रही है। 12,000 वैकेंसी आई है, ध्यान से सोचना इस बात को। अच्छा, दूसरा एक आपको और सूचना देनी है। ये जो किताब है, याद रखना, ये पूर्ण रूप से करेंट अफेयर की किताब है। और करेंट अफेयर के साथ एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है स्टैटिक जीके। मानोगे ना? हिस्ट्री, पॉलिटी। क्योंकि अगर जीएस पूरा कवर करना है तो आपके लिए हिस्ट्री, एमटीएस की, जैसे देखो ये वाली किताब क्या है सर ये वाली किताब प्रैक्टिस सेट है। ये किताब क्या है सर? पूर्ण रूप से करंट अफेयर है। एक लाइन इसमें स्टैटिक जीके की नहीं, हिस्ट्री की नहीं, पॉलिटी की नहीं, साइंस की नहीं। एक सिंगल लाइन इसमें नहीं है हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर स्टैटिक जीके की। तो सर स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के लिए क्या करें? यह मुद्दा उठता है कि नहीं? भाई जब पूरे जीएस की बात करो तो सिर्फ करंट अफेयर तो आएगा नहीं।
जो मैंने करंट अफेयर लॉन्च किया, ये तो पिछले 1 साल की किताब है, प्योर करंट अफेयर की है। एक भी लाइन इसमें तुमको साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी या स्टैटिक जीके का मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। किताब मैं लिखा हूं ना, आप भी जानते हो ना कि मैं पढ़ाता हूं करंट अफेयर। सिंगल लाइन नहीं है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और स्टैटिक जीके की। अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि स्टैटिक जीके है, कुछ नहीं है इसमें। हिस्ट्री है नहीं है, बस 1 साल का सबसे अच्छा करंट अफेयर है ये। इस बुक को लेने के लिए Y182S कोड लगेगा। अभी स्टैटिक जीके का सॉल्यूशन बताता हूं। और एक बात आपको और बता दूं, महापैक आज डबल वैलिडिटी है, ले लीजिएगा। पवन सर आइएगा जरा। हम और पवन सर आपसे एक पॉइंट पे बात करना चाह रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है कि देखो, हमने और पवन सर ने मिलके, ये प्योर करंट अफेयर की किताब है, हमने लाया, ठीक है ना, हमने प्योर करंट अफेयर की किताब आपके लिए लाया। लेकिन हम यहां पे आपसे बस 2 मिनट का समय लेंगे, एक रिक्वेस्ट आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या हम लोगों को पवन सर बात करेंगे इस मुद्दे पे, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, पवन सर बात करेंगे। ठीक है, मार्कर। हाँ, आप उंगली से भी लिखेंगे या ये मार्कर ये है सर? ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आपको बता दूं, जैसे कि एमटीएस के एग्जाम की डेट तो भी नहीं है, लेकिन ये पक्का पता है कि प्यारे साथियों, आपका एमटीएस का जो एग्जाम है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका पेपर होना है। अब आप टाइम देख सकते हैं आपके पास में कितना बचा है। प्यारे साथियों, जीएस जहां पर 75 नंबर आपको दिलवाएगी और सिलेक्शन भी सिर्फ जीएस करवाएगी, यानी कि 75 की आपकी जीएस और 75 की इंग्लिश, 150 में से आपकी मेरिट लगने वाली है। हम दोनों भाई मिलकर आपसे वादा करते हैं प्यारे साथियों कि इस 75 में से आप 60 प्लस कर लोगे, अगर आप हमारी एक छोटी सी बात मानो। इन दोनों भाइयों ने जाग जाकर, पूरी रात जाग जाकर बच्चों एक छोटी सी फाइल तैयार की है। मतलब हमने पूरी जीके की, अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके, अगर मैं बात करूं करंट अफेयर, मैं बात करूं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं आप हमारी शाम के 7 बजे वाली क्लास करते रहो, सुबह 8 बजे वाली क्लास करते रहो, और इन मात्र और मात्र 3000 क्वेश्चन को पढ़ लो बच्चों, आपके पूरे नंबर हो जाएंगे। ये 3000 क्वेश्चन हम दोनों ने दिन दिन रात रात जाकर, करंट सर ने तैयार किया है, स्टैटिक जीके के अलग अलग पार्ट तैयार किए हैं, हिस्ट्री सर तैयार किए हैं, ये सारा पोर्शन हम लोग तैयार किया हूं। तो बच्चों, हम पूरी जीएस के आपको मात्र 3000 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। पूरी जीएस एक तरफ, ये 3000 क्वेश्चन एक तरफ। आप लोग तैयार हैं? नहीं, आप लोग तैयार हैं? आपसे एक यार, क्योंकि देखो आप एक हमारा परिवार है, हम और पवन 3000 क्वेश्चंस के पीछे ये मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमने जब भी कुछ ऐसा किया तो आपसे चर्चा करके कि क्या ये 3000 क्वेश्चंस का एक बंच आना चाहिए कि जिसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो कि ये आ ही जाएगा, बताइएगा। तो दोस्त, इस तरीके का हम लोग, इस पे आप अपने विचार आज के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा कि सर इस तरीके का पूरे जीएस को कवर करता हुआ, क्योंकि देखो ये बुक ना सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर को कवर कर रही है, स्टैटिक जीके नहीं है इसमें, नहीं है इसमें करंट स्टैटिक जीके। लेकिन हाँ, ये जो 3000 क्वेश्चन है बेटा, ये बाइलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे। अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार सभी बच्चे मेरे प्यारे साथियों कमेंट्स करके हम लोगों को जरूर बताइएगा। एक बार ऑफलाइन कमेंट्स करिए ना करिए, अभी आप लोग कमेंट्स करिए कि हम लोग तैयार हैं। एक बार आप सभी बच्चे एपी लिख दीजिएगा या पीए लिख दीजिएगा अगर आप लोग तैयार हैं। बहुत मेहनत की गई है इसके लिए, बहुत मेहनत की गई है बच्चों। अगर आप इन 3000 क्वेश्चन के लिए हमारे लिए तैयार हैं, एक बार सभी बच्चे एपी लिख दो इस मेहनत के लिए। आशुतोष सर और पवन सर, सभी बच्चे एक बार एपी लिख दीजिएगा, हमें विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये 3000 क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हैं। ठीक है, तो आज तो ये आप कमेंट में और ये करेंगे, इसके ऊपर हम लोग कल के करंट अफेयर में सर और बात करेंगे। हम लोग एक बार बस आपके आज विचार जानना चाहते थे, ओके। और अगर जो लोग महापैक से जुड़ना चाहते हैं, एक लिंक दी हुई है नीली पट्टी पे, आप उस महापैक से Y182 कूपन कोड लगा के जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कमेंट जरूर करिएगा। कल इस पूरे चीज पे हम लोग सुबह करंट अफेयर की क्लास में जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अभी तो 4